टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारे पास एक टिश्यू आ गया, अब हमने उसको प्रोसेस करना है। अब वो प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स गुजरेंगे, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होंगे, दैट इज नोन एज टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग आप बेसिकली करते क्यों हो कि देखो आपके पास एक टिश्यू आया, आपने लेट सपोज किसी एक पर्सन की बायोप्सी की, आपने उसके उस ऑर्गन का सिलेक्टिव एरिया, सिलेक्टिव टिश्यू उसको रिमूव किया और आपने उसको हिस्टोलॉजिस्ट को भेज दिया कि आप इसको प्रिजर्व कर दें ताकि हम इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी कर सकें, हमने इसका जो जो भी स्ट्रक्चर स्टडी करना है हम उसके लिए इसको प्रिजर्व करके रख लें। अब प्रिजर्वेशन करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे, हम उसको कौन कौन से मेथड से गुजारेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दैट इज योर टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक। अगर हम लोग बेसिक बात करें कि टिश्यू प्रोसेसिंग होती क्या है, तो जब आपके पास एक फ्रेश टिश्यू आता है ना, तो आपको पता है कि हमारा फ्रेश टिश्यू अगर बाहर आपने उसको रखा हुआ है तो वो थोड़े टाइम में डीके स्टार्ट कर देगा। डीके क्यों स्टार्ट करेगा? क्योंकि हमारे पास नेचुरली किसी भी चीज की ऑटोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास बैक्टीरिया का इफेक्ट हमारी बॉडी पर इतना ज्यादा होता है कि वो फौरन आपके टिश्यू को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसने डाइजेस्ट कर लिया, उसके अंदर से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड है उसको उसके सर्वाइवल के लिए, और उसने आपका पूरा जो टिश्यू है उसको डिग्रेड कर दिया है, तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको स्टडी करने भी लगे हो तो आप उसमें क्या स्टडी करोगे? कुछ भी स्टडी नहीं कर पाओगे। तो ऑटोलिसिस और बैक्टीरियल डिके से बचाने के लिए हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं। अब टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम उसको किसी ऐसे मीडियम में डालें जो क्या करे, उसके वाटर को रिमूव कर ले। क्योंकि आपको पता है ना कि एक जो टिश्यू है अगर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा है, तो उसकी हमारे पास कुछ चेंजेस आती हैं, या तो वाटर इनसाइड द सेल मूव करता है या वाटर आउटसाइड द सेल मूव करता है। इसी तरीके से जब आपका एक बिल्कुल फ्रेश टिश्यू बाहर पड़ा होगा तो डेफिनेटली वो भी अपना वाटर जो है वो आउटसाइड रिलीज करवा देगा। वाटर रिलीज हो गया, टिश्यू श्रिंक हो गया, तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, आप उसके स्लाइसेस नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है? सबसे पहले उस टिश्यू को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे हमारे पास फिक्सेटिव्स काम करते हैं जो उसको प्रिजर्व करवाएंगे, उसके अंदर के वाटर को रिमूव करके उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करेंगे, उसकी ऑटोलिसिस और उसके बैक्टीरियल डीके को रोक देंगे। जैसे ही हमारे पास वो थोड़ा एक हार्डनिंग और सॉलिडिफिकेशन वाले टिश्यू में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम उसको किसी ऐसी चीज में एम्बेड करें कि उसके स्लाइसेस आसानी से बन जाए। और आप लोगों को लगता है कि बाजुकात जो है हर एक के लिए हमारे पास ये नेसेसरी है कि हम लोगों ने उसको फिक्सेटिव में डालना भी है, हमने उसको इनफिल्ट्रेट भी करना है, हमने उसकी एम्बेडिंग भी करनी है, तो दिस इज नॉट राइट। हमारे पास कुछ रैपिड बायोप्सीज भी चल रही होती हैं, जस्ट लाइक के कोई पेशेंट आपके पास इंट्रा ऑपरेटिव कंडीशन में है, मतलब वो ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट है, और ऑपरेशन के दौरान ही लेट सपोज आप उसका ट्यूमर रिमूव कर रहे हो, ठीक है, ट्यूमर रिमूव कर रहे हो और वो पेशेंट जो है वो आपके पास ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट है, आपने उसका ट्यूमर रिमूव किया। अब आपको पता है कि कैंसर के जो है मार्जिन को चेक करना पड़ता है, अगर उसके मार्जिन जो है वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैंसर दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब हमने उसके मार्जिन को चेक करने के लिए उसकी थोड़ी सी टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हमने उसको भेजा
कहाँ भेजा आपने? दोबारा से उसको हिस्टोलॉजिस्ट के पास भेजा। हमने उसको बोला कि जल्दी से आप इसको एग्जामिन करो और हमें बताओ कि कैंसरस मार्जिन आर प्रेजेंट और नॉट। अब एक बंदा ऑपरेशन थिएटर में खुला पड़ा हुआ है और आपको उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो आप क्या करो? सबसे पहले क्या उसको फिल्टरेट करोगे? फिल्टरेशन में जो है सॉरी फिक्सेटिव में डालोगे आप उसको फिक्सेटिव में डालकर आप वेट करोगे फिक्सेशन कंप्लीट होने का, फिर आप उसको डिहाइड्रेट करोगे, फिर आप उसको क्लियर करोगे। तो इतनी देर में तो वो जो बंदा ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है वो तो मर जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम या क्रायोस्टैट। क्रायोस्टैट में क्या करते हैं कि हम एक चंक लेते हैं, टिश्यू का एक चंक आपके पास आया है ना, वो आपको फिक्सेटिव में डाल कर देते हैं। जैसे ही वो फिक्सेटिव में डाल के आपको देते हैं ना, जब वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की लैब तक पहुंचता है ना, वो क्या करता है, वो उसको एक ऐसी मशीन के ऊपर रखता है जिसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम है। उसके ऊपर जैसे ही हमने रखा, उस चंक ने क्या किया, उसने अपने आप को सॉलिडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, वो फ्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ही वो फ्रीज होगा, हम उसकी क्रायोस्टैट से कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हम उसकी कटिंग करेंगे जिस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब एक टिश्यू गुजरता है अपनी प्रोसेसिंग से, वो थिकनेस तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये हमारे पास ये मेथड भी नेसेसरी है किस चीज के लिए, कि अगर आपको किसी चीज का रैपिड डायग्नोसिस चाहिए तो उसके लिए आप क्या परफॉर्म करोगे? क्रायोस्टैट या फ्रीजिंग माइक्रोटोम की टेक्निक को परफॉर्म करते हो। टिश्यू प्रोसेसिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, हम उस टिश्यू के अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर को रिमूव करने के बाद हम उसके अंदर सॉलिड मटेरियल को एम्बेड करना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा मटेरियल जो हम उसके अंदर डालें वो उस टिश्यू के अंदर भी स्टे कर जाए और वो उसके आउटसाइड भी स्टे कर जाए, एक ब्लॉक सा बन जाए। फिर अगर हम उसकी कटिंग करें तो हमारे पास एक थिन सेक्शंस बन जाए जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, तो हमारे पास सारी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। और इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आप जो फिक्सेटिव यूज कर रहे हो, आप जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, आप जो क्लियरिंग एजेंट यूज कर रहे हो, वो एक दूसरे के अंदर मिसेबल होने चाहिए। अगर वो मिसेबल नहीं होंगे, वो सॉल्युबल नहीं होंगे, तो उसके अंदर से वो फिक्सेटिव, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो क्लियरिंग एजेंट रिमूव ही नहीं हो पाएगा। हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि हमने जो फिक्सेशन की है, हम उस सारी फिक्सेशन को टिश्यू के अंदर से रिमूव कर सके, कि कोई भी केमिकल उसके इनसाइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल इनसाइड प्रेजेंट रह गया तो आपकी माइक्रोस्कोपी में चेंजेस आ सकती हैं। तो योर fixative, your dehydrating agent, your clearing agent, that three things should be visible in each other so that they can be removed out of the cell completely. Okay. आगे हमारे पास आ जाते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स। प्रोसेसिंग है किसी एक चीज को प्रॉपर प्रोसेस से गुजारना है, तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ स्टेप्स भी प्रेजेंट हैं। The first step is your fixation, second is your dehydration, third one is your clearing, fourth is infiltration, fifth one is embedding. अभी मैं आप लोगों को इसकी डिटेल नहीं बता रही हूँ, हम वन बाय वन हर स्टेप को डिटेल में रीड करते हैं। फिक्सेशन, फिक्सेशन का बेटा मतलब ही यही है कि हमने टिश्यू को फिक्स करना है। फिक्स करने का क्या मतलब हुआ कि हमने उसकी मोर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना है, हमने उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना है। वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, उसकी ऑटोलिसिस नहीं होनी चाहिए, उसकी पुट्रिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो आया आपने उसको फिक्सेशन करनी है, और फिक्सेशन से क्या होगा कि फर्स्टली उसका वाटर रिमूव हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, उसकी मोर्फोलॉजी फिक्स हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगी। जब हमारे पास उसकी मोर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर फिक्स होगी तभी ही हम उसकी मोर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, वरना टिश्यू पे तो आ गया, उसके बाद उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बचा, तो फिर किसी भी चीज को स्टडी करने का कोई मकसद ही नहीं है। एम्स ऑफ फिक्सेशन, फिक्सेशन करते क्यों?
बार बार हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि फर्स्टली हमने टिश्यू को प्रिजर्व करना है कि जैसा है वो वैसा ही रहे, उसके अंदर चेंजिंग्स ना आए, उसकी ऑटोलिसिस ना हो, बैक्टीरियल डीके ना हो, उसके माइक्रो एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके केमिकल कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास प्रिजर्व हो जाए, हमारे पास टिश्यू हार्ड हो जाए, सॉलिड हो जाए, ताकि उसको हम अच्छे तरीके से उसके अंदर इम्प्रेगनेशन मीडिया डाल सकें। ऑप्टिकल डिफ्रेंसिएशन, ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है बेटा। ऑप्टिकल डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि हमारे पास फिक्सेटिव एक ऐसा फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एज यू नो कि हमारे पास हर एक चीज का एक सिलेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब एक टिश्यू आया, लेट्स सपोज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट का टिश्यू आया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। तो हमारे पास फिक्सेटिव्स क्या करते हैं, ये हमारे पास चीजों के टिश्यूज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से देख सकें, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। और फिक्सेशन जब उसको विजिबल करवाएगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करवाएगा, तो हमारे पास स्टेनिंग भी ज्यादा इंटेंस तरीके से हो सकेगी, और हमारे पास जो जितना भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। फिक्सेटिव्स में बेटा आप एग्जांपल कोई भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक योर ज़ेंकर्स फ्लूइड, कार्नोइज फिक्सेटिव एंड मेनी अदर, जो सारा हम फिक्सेटिव के टॉपिक में कवर करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर फिक्सेटिव्स की एग्जांपल्स मेंशन नहीं है। डिहाइड्रेशन, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन मींस वाटर। अब डेफिनेटली हमने जो फिक्सेटिव प्रोवाइड किया दैट वाज इन एक्वस सॉल्वेंट, वो भी किसी सॉल्वेंट में ही हमने प्रिपेयर किया ना। हम डायरेक्ट तो कोई भी केमिकल आप टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। लेट्स सपोज डायरेक्ट आपने फॉर्मल कैल्शियम जो है, कैल्शियम उसके ऊपर डाल दिया है, तो आपका टिश्यू कोई ना कोई रिएक्शन तो परफॉर्म करेगा। तो हम उसको वाटर की हेल्प से डाइल्यूट करते हैं, हम उसको एक्वस सॉल्वेंट में बनाते हैं। तो डिहाइड्रेशन क्या करेगा, हमारे पास जाकर उस फिक्सेटिव को टिश्यू में से रिमूव करवा देगा। और इसके लिए सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारे पास यूज हो रहा है, जिसको हम लैब्स में यूज कर रहे हैं, जिसको हाँ आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया होगा, दैट इज अल्कोहल। और हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट अप्लाई कैसे करते हैं, हम उसको असेंडिंग ग्रेड्स में अप्लाई करते हैं। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ आते हैं। हमने अगर उसको लेट सपोज 50% पे रखा हुआ है, तो नेक्स्ट हम 60 पे रख देंगे, 70 पे रख देंगे, देन एब्सोल्यूट अल्कोहल तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट ही हायर कंसेंट्रेशन में डाल दोगे, तो मे बी वो पानी को बहुत ज्यादा रैपिडली उसको एक्सट्रैक्ट कर ले। जितना रैपिडली वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उतनी ही जल्दी आपका सेल श्रिंक कर जाएगा। और जो सॉल्वेंट्स, दो सॉल्यूशंस हमारे पास डिहाइड्रेशन करवाते हैं, दैट आर नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अल्कोहल का हम सारों ने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो शायद आपकी बुक में इतने डिटेल में ना लिखे हो, लेकिन बेटे आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। आपके बुक में आपकी प्रैक्टिकली लैब्स में आपने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, लेकिन जब आपका एक्सटर्नल आएगा वो आपसे यही क्वेश्चंस करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की एग्जांपल सुना दो, क्लियरिंग एजेंट्स की एग्जांपल सुना दो, एम्बेडिंग मीडियाज बता दो। और हम उसको हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड बताते हैं, जो हमारे लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसको हम लेबोरेटरीज में परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको आगे एग्जांपल्स बता ही नहीं पाते, हमें एक से दूसरी एग्जांपल ही नहीं याद आ रही होती, और यहीं पे आपके वाइवा के मार्क्स कट जाते हैं। दे नो कि अल्कोहल आप लैब्स में यूज कर रहे हो, अल्कोहल इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उनको वेराइटी चाहिए होती है, उनको एग्जांपल्स चाहिए होती हैं, और हमें बाज़ औक़ात इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता। तो आप लोगों ने इनकी एग्जांपल्स के ऊपर स्पेसिफिकली तवज्जो देनी है, इनकी एग्जांपल्स आप लोगों को याद होनी चाहिए। अल्कोहल हमें पता है असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल देते हैं, इसके अलावा एसीटोन भी हम दे सकते हैं।
एसीटोन हम मोस्टली देते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी केयरलेसनेस करोगे ना तो इसमें इतना रैपिड एक्शन करना है कि ये फौरन आपके टिश्यू को श्रिंक करवा देगा, उसको ब्रिटल करवा देगा। इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, इसलिए मोस्टली इसको यूज नहीं करते। एंड एसीटोन इज लो कॉस्ट, तो इसका एडवांटेज भी है, बट ऑन द अदर हैंड इट हैज डिसएडवांटेजेस एज वेल, तो इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये टिश्यू को इतनी जल्दी हार्ड नहीं करता, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोगों ने वो चीज देखनी है जिसका फायदा भी हो और नुकसान थोड़े कम हो। तो अल्कोहल हम लोगों को इसीलिए बेनिफिशियल रहती है बिकॉज नुकसानात उसके भी हैं, बट इट्स लीस्ट कॉस्टली, और फिर ये इजीली अवेलेबल है, ये टिश्यू को इतना जल्दी हार्डन भी नहीं करती है, ये मिसेबल भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अल्कोहल्स। अदरवाइज वी हैव मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डायोक्सिन, डायोक्सिन भी जो है वो श्रिंकेज नहीं करवाता, ये इसका एडवांटेज है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड इट इज टॉक्सिक टू मैन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट यूज्ड इन आवर लेबोरेटरीज। इसके अलावा हम लोग सॉलिड डिहाइड्रेंट्स भी यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये हमारे पास क्या करता है, ये आप अल्कोहल के साथ ऐड करके यूज करते हो और ये आपके डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को इनहेंस करवा देता है, क्योंकि ये अल्कोहल की लाइफ को प्रोलॉन्ग करवा देता है। नेक्स्ट इज योर क्लियरिंग। क्लियर करना है, अब क्या क्लियर करना है? टिश्यू के अंदर फिक्सेटिव डाला, फिक्सेटिव को रिमूव भी करवा दिया, डिहाइड्रेट भी करवा दिया। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो प्रेजेंट है टिश्यू में, उसको भी क्लियर करवाना। डिहाइड्रेशन को रिमूव करने के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं दैट आर नोन एज क्लियरिंग एजेंट्स। इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आप लोगों को पहले बता दी है कि क्लियरिंग एजेंट्स जो हैं, ये जो सारे मीडियाज हैं, ये मिसेबल होने चाहिए ताकि हमारे पास जल्दी से उनको क्लियर करवाया जा सके। अगर वो मिसेबल नहीं होंगे तो वो रिमूव ही नहीं होंगे और आपकी मोर्फोलॉजी जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी। क्लियरिंग एजेंट्स में हम लोग गोल्ड स्टैंडर्डली ज़ाइलिन यूज करते हैं, रैपिड एक्शन है, इजीली अवेलेबल है, लेस कॉस्टली है। लेकिन दूसरे भी क्लियरिंग एजेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक टोलुइन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीडारवुड ऑयल एंड सिट्रस फ्रूट ऑयल। इनके हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं, इनके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म की आप बात करो तो क्लोरोफॉर्म इज डेंजरस फॉर मैन एज वेल, ऊपर से ये एक्सपेंसिव भी है। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करो तो ये भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, टॉक्सिक है। सिडार वुड ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अब कौन जाके सिडार वुड ढूंढेगा, फिर उसका ऑयल निकालेगा और फिर उससे क्लियरिंग करेगा। तो हम लोग अपने लिए हमेशा ईज वाला एजेंट यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ज़ाइलिन। अगर आप लोगों को इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं याद है ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसका एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज भी याद कर लेते हो तो दैट इज गुड फॉर यू, क्योंकि बाजुकात वाइवा में आपका एक्सटर्नल ये भी पूछ लेता है कि बेटे डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, क्यों हम इसको यूज नहीं कर रहे, तो आपको एटलीस्ट एक दो पता होनी चाहिए। इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन का क्या मतलब है जी, कि अब जो क्लियरिंग एजेंट डाला था अब उसको रिमूव करवाओ, उसको रिमूव करवाओ और साथ आपने टिश्यू को बहुत ज्यादा सॉलिड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैराफिन वैक्स यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो एमसीक्यू में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि पैराफिन वैक्स का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 56 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जब हम उसको वाटर बाथ में डालते हैं तो वाटर बाथ का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, सेम एज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा या मेल्टिंग पॉइंट से कम, और अगर कम ज्यादा रखना चाहिए तो क्यों रखना चाहिए, इसका आंसर जो है आप लोगों ने मुझे देना है। पैराफिन वैक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं जी, कि ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई इसमें हम ज्यादा सारे ब्लॉक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, इतनी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, और स्टेनिंग करो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बाकी मीडिया से अगर आप स्टेनिंग कर रहे हो ना तो उसके लिए स्टेनिंग भी स्पेशल करनी पड़ती है, तो पैराफिन वैक्स के ऊपर आप रूटीन स्टेनिंग भी कर सकते हो। इम्प्रेगनेशन मीडियाज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, पैराप्लास्ट, बायोलॉइड, रेजिन, एगर, जेलेटिन, सिलॉइड, ये सारे आपके इम्प्रेगनेशन मीडियाज होते हैं। सेम एज इनका भी एक एडवांटेज, इनका भी एक डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रेजिन का लिखा हुआ है कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके थ्रू आप अनकैल्सिफाइड बोन को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो। अनकैल्सिफाइड का पता है ना, डीकैल्सिफाइड का आप लोगों को पता है कि अगर कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट है किसी बोन में तो उसकी स्टेनिंग नहीं हो पाती, हमें पहले उसकी कैल्शियम को रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन रेजिन का हमारे पास एक ये फायदा है कि ये हमारे पास अनडीकैल्सिफाइड बोन को भी विजिबल करवा देता है, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। एगर, एगर के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि ये डबल एम्बेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये तो मैंने खुद ही लिखा हुआ है, वाटर बाथ वाली लाइन, ये तो मैं नहीं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने मुझे ढूंढ के बताना है। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग का क्या मतलब है, एम्बेड करना है किसी चीज को, एक प्रॉपर शेप में लेकर आना है ताकि आप उसके एक प्रॉपर और फिल्म कटिंग कर सको, एक तरह की थिकनेस होनी चाहिए। एम्बेडिंग करने के लिए मोल्ड्स यूज किए जाते हैं, मोल्ड्स जस्ट लाइक आप इनको कह दो सांचे यूज किए जाते हैं। और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को स्पॉटिंग में ल्यूकॉर्ड एल पीसेस प्रेजेंट होते हैं। स्पॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा जो टीचर्स हैं वो ल्यूकॉर्ड मोल्ड्स को रखते हैं। ल्यूकॉर्ड मोल्ड्स जो हैं बेटे वो आपके पास मेटल का एक मोल्ड है जो एल शेप का होता है, उस एल शेप को आप इस तरीके से अटैच करते हो आपस में, दो एल शेप के मेटल के पीसेस होते हैं, उनको आप इस तरीके से अटैच करते हो कि आपका एक स्क्वायर फॉर्म हो जाए। जैसे ही स्क्वायर फॉर्म होता है तो आप क्या करते हो, उस टिश्यू को उठाते हो जिसको आपने पैराफिन वैक्स में रखा होता है, उस टिश्यू को आप उसकी बॉटम के ऊपर रख देते हो। बॉटम पे जब आप रखते हो तो ऊपर से आप पैराफिन वैक्स डाल देते हो, और सेंटर में आपने एक पेपर रखा होता है जिसके ऊपर आपने लेबलिंग की होती है, जस्ट लाइक आप सीरियल नंबर लिख सकते हो, जस्ट लाइक आप उसका नाम लिख सकते हो। मोस्टली सीरियल नंबर लिखा जाता है बिकॉज नेम कैन बी सेम। आप उसको भी बॉटम में रखते हो और वो ब्लॉक से बाहर उसका थोड़ा सा पेपर का एज नजर आ रहा होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये किस सीरियल नंबर का टिश्यू है। और फिर आप उसकी माइक्रोटोमी करते हो, उसको कट करते हो, कट करने के बाद आप उसकी स्टेनिंग करते हो और आप उनको माइक्रोस्कोप में उनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो।